नर्सिंग क्लासेस, माई सेल्फ पुष्पेंद्र। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आई इरिगेशन। आई इरिगेशन, ठीक है। जैसा कि हम सबको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, इसको हम आई वॉश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आई वॉश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई वॉश भी बोल सकते हैं। एक किया क्यों जाता है? पर्पज़ क्या है? सिंपल सा इसका सिंपल सा पर्पज़ है टू, जब कभी भी आई के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली जाए या फिर कोई केमिकल चला जाए, उस कंडीशन में उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? आई को इरिगेट करते हैं, ठीक है। किसी तरह के सॉल्यूशन का यूज करके हम क्या करते हैं? इसका आई को इरिगेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू रिमूव फॉरेन बॉडी एंड chemicals from the eye with the use of different type of सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई आई इरिगेशन की? कि आई के अंदर जाने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन बॉडी को या फिर किसी भी केमिकल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी सॉल्यूशन का यूज करते हैं। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम आई इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अगली बात इसमें अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनको अपन क्या करते हैं? आई इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं जो कि कॉमनली इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं? तो पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आता है, या फिर अपन एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं कि कोई एक पेशेंट है जो आपके पास आता है टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। पेशेंट क्या होता है? एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है, और कंप्लेंस डस्ट इन द आई ड्यूरिंग बाइक राइडिंग ऑन द वे, ठीक है। क्या कर रहा है वो? डस्ट की कंप्लेन कर रहा है और इचिंग की कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमको क्या करना रहेगा? उसका आई को इरिगेट करना रहता है, ठीक है। अपन जनरली क्या करते हैं? आई को रब करने लग जाते हैं। सिर्फ अपन को आई को रब नहीं करना होता है, अपन को क्या करना है? थोरली उसको वॉश करना होता है। किसी भी तरह के सॉल्यूशन से अपन को किसी प्रकार के उचित सॉल्यूशन का या फिर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन यूज़ करके अपन को क्या करना था? उसको आई को क्लीन करना होता है। अब कौन कौन से सॉल्यूशन है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जनरली कि जो आई इरिगेशन के लिए क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है? मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज फॉर आई इरिगेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन का नाम बताओ जो कि आई इरिगेशन के अंदर यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या होता है? आपको बताना है नॉर्मल सलाइन, या फिर इसका ब्रांड नेम बोल सकता है, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं? एक ब्रांड नेम आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मो सॉल बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मो सॉल करके ब्रांड नेम वो बोल सकता है। वो भी कौन सा? 0.9% आइसोटोनिक सॉल्यूशन का अपन को क्या करना है? उसका यूज करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि मान लो कि पेशेंट आया है आपके पास में, और पेशेंट आया नहीं, चलो ऐसे मानते हैं कि ये तो हॉस्पिटल सेटिंग की बात है, आप एनएस का यूज़ कर लोगे। मान लो कि आपके पास एनएस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो पूछेगा कि सॉल्यूशन यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ डस्ट इन द आई without डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, देन आपको क्या बोलना है, ठीक है। डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स अनअवेलेबल है उस जगह पर, उस कंडीशन में हमको कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है। आप बोल सकते हो कि वहाँ पर हम सिंपल क्लीन वाटर या टैप वाटर का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टैप वाटर का यूज कर सकते हैं। आई को क्या करना होता है, अपन को इमीडिएटली वॉश करना होता है। आई को करना होता है, इमीडिएटली वॉश करना होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, केमिकल इंजरी हुई है। क्या हुई है, केमिकल इंजरी हुई है। केमिकल इंजरी हुई है किसमें, इन आई। आई के अंदर क्या हुई है, केमिकल इंजरी हुई है। आई के अंदर क्या हुआ है, केमिकल स्प्लैशेज हुए हैं। कोई फैक्ट्री में काम करते वक्त, या फिर कुछ ऐसा काम करते वक्त जहाँ पर केमिकल का यूज होता है, ठीक है, या फिर लेबोरेटरी के अंदर जो केमिस्ट्री की लैब होती है उनके अंदर काम करते वक्त क्या होता है कि वहाँ पर उसकी आंखों में केमिकल के स्प्लैशेज चले गए हैं, और पेशेंट आपके पास आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के अंदर, तो आप कौन सा सॉल्यूशन आई को इरिगेट करने के लिए यूज करोगे। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, सबसे पहले आपको जवाब देना है यहाँ पर RL का नंबर 1 पर, और दूसरा फिर आपको जवाब देना है NS का, ठीक है। तो NS आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, और सेकंड प्रायोरिटी पर यदि NS ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या याद रखना है, RL यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको कौन सा यूज़ करना है, NS का यूज़ करना है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि केमिकल इंजरी हुई है, ठीक है, और पेशेंट कहाँ पर है, एट होम सेटिंग में है, ठीक है। वेयर डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन अनअवेलेबल, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन करोगे, ना तो आपके पास NS है ना ही RL है, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली टैप वाटर ही यूज करना है, ठीक है। बिकॉज नर्सिंग प्रायोरिटी होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि केमिकल स्पेसिस के अंदर हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी बनती है कि जब भी कोई केमिकल चले जाए तो हमें इमीडिएटली जो भी अपने पास सॉल्यूशन है, इमीडिएटली यूज सॉल्यूशन विच एवर अवेलेबल, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन जो अपने पास अवेलेबल है अपन को क्या करना होता है, उसका यूज करना होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन को क्या करते हैं कि होम सेटिंग के अंदर यदि पेशेंट है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है, तो तुरंत अपन को क्या करना है, केमिकल इंजरी होते ही, कोई भी केमिकल आँख में जाते ही तुरंत क्या करना, तो उसको थोरोली वॉश करना होता है। तो उस टाइम पर हमारे पास कुछ नहीं तो सिंपली अपने पास क्लीन वाटर तो अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है, या फिर टैप वाटर तो अपन को कहीं पर भी मिल जाता है, तो उससे अपन वॉश कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ NS अवेलेबल, यदि NS भी आपके पास नहीं है तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, क्लीन वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले था कि केमिकल इंजरी का केमिकल कोई चला जाए तो केमिकल इंजरी के केस में अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो अपन को यूज करना है RL, स्पेसिफिक है ये, ठीक है। स्पेसिफिक अपन को केमिकल इंजरी के केस में RL का यूज किया जाता है। ऑप्शन में यदि RL दे रखा था आपको RL टिक करना है, ठीक है। यदि RL नहीं दे रखा तो NS दे रखा होगा, आपको सेकंड नंबर पर NS को प्रायोरिटी चुनना है,
यदि NS भी नहीं दे रखा है तो फिर आप किसको चूज करोगे, क्लीन वाटर को चूज करोगे। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है तो भी, और यदि फिर वो ये भी बोल सकता है कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होम सेटिंग के अंदर पेशेंट को केमिकल इंजरी हुई है और उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, क्लीन वाटर का या टैप वाटर का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ड्यूरिंग एक चीज़ और यहाँ पर नोट डालने वाली बात यह है कि जब कभी भी केमिकल इंजरी होती है तो आपको इमीडिएटली वॉश करना होता है। पहली बात तो इमीडिएट एक्शन लेना होता है। दूसरी बात आपको वहाँ पर उसकी स्ट्रिक्ट क्या करनी होती है, पीएच मॉनिटर करना होता है। ठीक है, पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है, इसकी पीएच मॉनिटरिंग करनी होती है। और दूसरी बात किस मेथड से यूज करोगे, आपको पता है पीएच का क्या होता है, स्ट्रिप मेथड जो होता है, स्ट्रिप मेथड जो होता है पीएच को ज्ञात करने का या असेस करने का, उसके द्वारा आप क्या करोगे, पीएच को असेस करोगे। कब तक, जब तक कि पीएच ऑफ आई नॉर्मल नहीं हो जाती। जब तक कि पीएच ऑफ आई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है, उसकी पीएच को क्या करना है, असेस करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, अगली बात समझ में आई आपको कि मान लो कि आगे क्या हुआ है कि नेक्स्ट के हिसाब से वो पूछ सकता है, अगली चीज़ वो आपसे पूछ सकता है कि आई इन्फेक्शन के केस में, कि पेशेंट की आई में क्या है, इन्फेक्शन है, तो आई इन्फेक्शन के केस में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे, कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे, आई इन्फेक्शन के केस में कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है, वो आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आई इन्फेक्शन के केस में हमको हमेशा क्या यूज, आई इन्फेक्शन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि वो कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो, कॉमनली यूज किया जाता है, या फिर मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कौन सा है जो कि इन्फेक्शन के दौरान, आई इन्फेक्शन के दौरान हम यूज कर सकते हैं। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर बोरिक एसिड। ठीक है, वो बोरिक एसिड पूछ सकता है, या फिर बोरिक एसिड क्वेश्चन में देकर पूछ सकता है कि कितनी, हाउ मच कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन की यूज की जाते हैं। तो आपको याद रखना 1 to 2% बोरिक एसिड अपन को एज ए एंटीसेप्टिक यूज करना होता है। जब मोस्ट कॉमन क्या होता है, कॉमनली यूज किया जाता है, रूटीनली यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आई इन्फेक्शन के केस के अंदर। ठीक है, हमें एक बात और याद रखनी है कि कभी भी हमको आई इरिगेट करना हो तो हमेशा आपको क्या करना है, नॉन इरिटेटिंग प्लस आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या करना है, यूज करना है। ऑलवेज यूज नॉन इरिटेटिंग एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर नेवर यूज डिस्टिल वाटर अलोन फॉर इरिगेशन। ठीक है, आई इरिगेशन के लिए कभी भी हमको क्या करना है, डिस्टिल वाटर का यूज नहीं करना है, या साथ में कोई ना कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमेशा मिक्स करके यूज करना है। ठीक है, हम अलोन है, अकेला या फिर केवल और केवल डिस्टिल वाटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि डिस्टिल वाटर क्या होता है, ये हाइपोटोनिक होता है। कैसा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से, ठीक है, ये क्या कर सकता है, कॉर्नियल एडिमा कॉज कर सकता है। ठीक है, फ्लूइड को क्या कर लेगा, वो बाहर खींच लेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा। तो इसलिए हमको डिस्टिल वाटर का कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमेशा अपन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ही यूज करना है। ठीक है, और यदि बात करें तो कौन सा आगे बात करें तो टेम्परेचर की बात करें भाई, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसका जो प्रेफर्ड जो टेम्परेचर रखना है हमको, प्रेफर्ड जो टेम्परेचर होता है हमेशा याद रखना, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें अपन तो 15 से 30 मिनट आइडियली क्या होता है,
मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट अपन क्या करते हैं आई को इरीगेट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। मिनिमम 15 या फिर मैक्सिमम 30 मिनट ही हम आई को इरीगेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है, ठीक है। या फिर तब तक आपको आई को इरीगेट करना है जब तक कि, जैसे कि केमिकल इंजरी के केस में आपको 15 से 30 मिनट लेना है। 15 से 30 मिनट तो सब में लेना है, ठीक है, लेकिन केमिकल इंजरी के केस में 15 से 30 मिनट तो ठीक है, प्लस आपको जब तक कि उसकी क्या नहीं हो जाए पीएच रिटर्न टू नॉर्मल, जब तक कि पीएच रिटर्न नहीं आ जाए नॉर्मल तक, जो कि 7.0 से लेकर 7.45 तक होती है, जब तक ये पीएच आई की रिटर्न ना आ जाए तब तक आपको आई को इरीगेट करना होता है केमिकल इंजरी के केस में। नॉर्मल केस के अंदर भी आपको मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट आप क्या कर सकते हो आई को इरीगेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा अपन को नहीं करना है। यदि केमिकल इंजरी है तो आप इससे ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा जब तक कि उसकी पीएच रिटर्न ना हो जाए 7.0 से लेकर 7.4 या 7.5 तक जो आई की नॉर्मल पीएच होती है, जब तक उस रेंज में ना आ जाए तब तक आपको आई को क्या करना होता है इरीगेट करना होता है, और कंटिन्यूस क्या करना होता है आपको मॉनिटरिंग करनी होती है किसकी पीएच की, ठीक है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर कुछ केस के अंदर अपन एक लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, एक लेंस का यूज करते हैं कुछ केस के अंदर, ठीक है। कुछ केस के अंदर अपन एक लेंस का क्या करते हैं यूज करते हैं, जिसका नाम होता है मॉर्गन लेंस। एक मॉर्गन लेंस नाम से एक लेंस आता है, ठीक है, एक डिवाइस आता है जिसका हम यूज करते हैं कब, व्हेन कंटिन्यूअस इरिगेशन नीडेड, जब कभी भी आई का कंटिन्यूअस इरिगेशन करना होता है तो उस टाइम पर हमको मॉर्गन लेंस का नाम का एक डिवाइस आता है, इसको यूज करना होता है। और इस डिवाइस के इंसर्शन से पहले हमको क्या करना होता है उस आई पर या फिर कॉर्निया पर अपन को क्या करना होता है टॉपिकल क्या करना होता है एक मेडिकेशन का यूज करते हैं, टॉपिकल मेडिसिन का यूज करना होता है, ठीक है। बिफोर इंसर्शन ऑफ मॉर्गन लेंस, ठीक है, अप्लाई anesthetic medication और ड्रॉप, ठीक है, टॉपिकली हमको क्या करना होता है आई के ऊपर या फिर बोलते कॉर्निया पर अपन को वो ड्रॉप डालनी होती है कॉर्निया के ऊपर, ताकि मॉर्गन लेंस को इंसर्ट करने से पहले, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कभी भी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी भी, यहाँ पर एक पॉइंट याद आ रहा मुझे, कभी भी आपको इरिटेटिंग सॉल्यूशन यूज नहीं करना है, ठीक है, मैंने बोला था ना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ तो H2O2 जो हो रहा है कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि H2O2 क्या होता है इरिटेटिंग सॉल्यूशन होता है, तो इसको अपन को कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है। मैंने बताया कि मॉर्गन लेंस यूज करते हैं कब कंटिन्यूअस इरिगेशन के अंदर, ठीक है। और इरिगेशन के दौरान कुछ अदर डिवाइसेज भी है, या फिर इरिगेशन में ही हम कुछ अदर डिवाइसेज जिनका यूज कर सकते हैं। इरिगेशन के अंदर और डिवाइस कौन कौन से हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि बल्ब सिरिंज होती है, ठीक है, बल्ब सिरिंज का भी हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए बट स्टेराइल्ड होनी चाहिए। स्टेराइल्ड बल्ब सिरिंज का हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम आईवी ट्यूबिंग्स का यूज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं आईवी ट्यूबिंग्स का विद लो प्रेशर, ठीक है, लेकिन इसका क्या होना चाहिए प्रेशर क्या होना चाहिए लो होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए लो प्रेशर होना चाहिए। अदरवाइज कॉर्निया पर क्या होगा हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कॉर्निया के अंदर
इंजरी होगी कॉर्निया पर, अब्रेजन टाइप का होगा, ठीक है, कॉर्नियल पर अल्सर वहाँ पर क्रिएट होने की संभावना रहेगी। तो अपन को ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज यूज लो प्रेशर, ठीक है। तीसरा और क्या यूज सकते हैं अपन, एक लो प्रेशर सिरिंज भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर सिरिंज भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 3 चीज बताई। पहला क्या यूज कर सकते हैं अपन, पहला अपन यूज कर सकते हैं बल्ब सिरिंज का यूज कर सकते हैं। दूसरा आईवी ट्यूबिंग का यूज करते हैं लो प्रेशर के साथ में। और अगला क्या यूज कर सकते हैं अपन, लो प्रेशर सिरिंज का यूज कर सकते हैं। हाई प्रेशर वाला अपन को क्या करना है, यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मैं एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ आपके लिए कि विच क्लिनिक इज यूज फॉर आई इरिगेशन, विच क्लिनिक इज यूज फॉर आई इरिगेशन, या कौन सा क्लिनिक इरिगेशन के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिक, या फिर डेंटल क्लिनिक, नंबर 3 इमरजेंसी क्लिनिक। आई इंजरी या फिर आई इरिगेशन अपन को करना है। आई इंजरी के केस में तो अपन पेशेंट को कहाँ लेकर के जाएंगे, ऑप्थेल्मो, या फिर ये जो प्रोसीजर होता है आई इरिगेशन का जो प्रोसीजर होता है, कौन सा क्लिनिक अपन कौन से क्लिनिक के अंदर किया जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल क्लिनिक, इमरजेंसी क्लिनिक और ऑप्थेल्मो, डेंटल, इमरजेंसी एंड पीडियाट्रिक क्लिनिक, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, या फिर चलो मैं यहीं बता देता हूँ। आपको हमेशा याद रखना है, ये जो केस किया जाता है, ये जो प्रोसीजर किया था आई इरिगेशन का, हमेशा एक एज ए इमरजेंसी प्रोसीजर के रूप में किया जाता है। हमेशा इमरजेंसी क्लिनिक इसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें अदर पॉइंट की, कुछ और की पॉइंट्स की अपन बात करें, याद रखना है हमेशा कि भाई इसके लिए पोजीशन कौन सी यूज करते हैं अपन, ठीक है। आई इरिगेशन के केस के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज सुपाइन विद हेड टिल्ट टुवार्ड्स अफेक्टेड आई, ठीक है। याद रखने एक बात है कि आपको क्या करना है, पेशेंट को सुपाइन लेटा देना है। लेटाने के बाद में जो भी अफेक्टेड आई है उस साइड पेशेंट के हेड को क्या कर देना है, टिल्ट कर देना है, घुमा देना है। क्यों घुमा देना है, इसलिए घुमा देना है टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन इन अनअफेक्टेड आई, ठीक है। क्योंकि जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप क्या कर रहे हो, आई को इरिगेट कर रहे होते हैं, तो अपन को उसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, अपन जानते हैं, चलो डायरेक्शन बता देते हैं। इसकी डायरेक्शन जो यूज करते हैं अपन, यूज करते हैं इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। आपके जो सॉल्यूशन है उसका फ्लो होना चाहिए। इनर कैंथस कौन सा होता है, आउटर कैंथस होता है आई का। जैसे ये दोनों आई है, तो जो अंदर वाला है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, आई का, इसको इनर कैंथस बोलते हैं, और ये जो आउटर साइड वाला होता है इसको आउटर कैंथस बोलते हैं। तो हमेशा सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, जब इसको मान लो कि राइट आई क्या है उसकी अफेक्टेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इधर की साइड क्या कर देंगे, टिल्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन का फ्लो रखेंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि जो भी गंदगी है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी केमिकल है, वो इस तरफ से बह के यहाँ से ऊपर से इधर की साइड में बह जाए, ठीक है, बाहर की साइड फ्लो आउट हो जाए, फ्लश आउट हो जाए, और वो उल्टा क्या ना जाए, अनअफेक्टेड आई के अंदर ना जाए। नहीं तो अनअफेक्टेड आई के अंदर जाएगा तो वो केमिकल दूसरी आई को भी प्रभावित करेगा, क्रॉस कंटामिनेशन उसके अंदर हो जाएगा। तो अपन क्या करता है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस रखना होता है हमें हमेशा, चाहे ये वाली आई हो चाहे ये वाली आई हो,
ठीक है। राइट आई मानना कि अपन ने अफेक्टेड है, तो राइट आई में अपन क्या करेंगे, उसको राइट साइड तो टिल्ट कर देंगे और अपना जो इनर कैंथस वाला पार्ट रहेगा ऊपर रहेगा और आउटर कैंथस वाला पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है। अपन को प्रॉपर हाइट से अपन को क्या करना होता है, एक सॉल्यूशन को फ्लो करना होता है और सॉल्यूशन को फ्लो करके अपन को आई को क्लीन करना होता है। ठीक है। तो अपन ने क्या बताया कि अपन क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको सुपाइन रखना और हेड को टिल्ट करना है। हेड अपन ने क्यों टिल्ट किया, इस कारण से अपन ने हेड को क्या किया है, टिल्ट किया है। दूसरी बात, मान लो अपन पेशेंट को सुपाइन ना लेटा करके क्या कर सकते हैं, अपन पेशेंट को अपन सिटिंग कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को अपराइट अपन ने क्या कर दिया, पेशेंट को अपराइट क्या कर दिया अपन ने, दूसरा सिटिंग अपराइट के साथ में अपन को क्या करना था, पेशेंट के हेड को क्या कर देते हैं, अपन हेड को टिल्ट कर देते हैं, पेशेंट को हेड को टिल्ट कर देते हैं, कहाँ पर, अफेक्टेड साइड में। ठीक है। बात वही है, पेशेंट को या तो क्या करो आप लेटा दो या फिर क्या करो आप पेशेंट को बैठा कर भी आई को इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है। कॉमनली अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बैठा कर ही क्या करते हैं, आई को इरिगेट कर देते हैं, अपन उसको लिटाने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। ठीक है। तो जनरली अपन बात करें तो ये जो सुपाइन पोजीशन होती है यही आइडियली मानी जाती है। ठीक है। कोई पूछे आपसे कि आइडियली आई इरिगेशन के लिए कौन सी, ठीक है, पोजीशन यूज की जाती है, तो आइडियली तो आपको याद रखना है सुपाइन। ठीक है। और कॉमनली अपन क्या करते हैं, कॉमन एवं मोस्ट कॉमन की यदि अपन बात करें, मोस्ट कॉमन की अपन बात करें तो अपन क्या बोलते हैं कि सिटिंग विद हेड टिल्ट, लास्ट वाला पार्ट सेम रहेगा, सुपाइन का और सिटिंग का इसके अंदर क्या है, डिफरेंस रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, आई इरिगेशन के बाद में, आफ्टर आई इरिगेशन, आफ्टर आई इरिगेशन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमको याद रखने होते हैं, आफ्टर आई इरिगेशन कौन से पॉइंट है जो हमको याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि इरिगेशन के बाद पेशेंट को बोलना है कि आँखों को क्या करें, क्लोज करके रखें, क्लोज आई। ठीक है। और 15 to 30 मिनट। ठीक है। दूसरी बात अपन को याद रखना है, ऑलवेज यूज सन ग्लासेज, पेशेंट को बोलना है कि सन ग्लासेज का यूज करना है। ठीक है। और नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, नर्सिंग प्रायोरिटी में के अंदर एक पॉइंट आता है कि हमें आई इरिगेशन होने के बाद में अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए या फिर अपने हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमको जो भी सॉल्यूशन हमने यूज किया है, ठीक है, अपन को डॉक्यूमेंटेशन करना क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। कोई भी प्रोसीजर हो उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना क्या होता है, अपना जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेंगे अपन, तो डॉक्यूमेंटेशन में 2-3 चीज़ें मेंशन करनी होती है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन आपने यूज किया है, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन आपने यूज किया है और सॉल्यूशन के साथ में कितने अमाउंट में किया है, ठीक है, कितने अमाउंट में किया है, कितने ड्यूरेशन के लिए किया है और उसका पेशेंट पर क्या रेस्पॉन्स आया है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को क्या करनी होती है एज ए नर्सिंग एक्शन के रूप में या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन के रूप में हमको डॉक्यूमेंट करनी होती है आफ्टर आई इरिगेशन। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, यहाँ पर एक एमसीक्यू है कि लेटेस्ट एमसीक्यू है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि विच सॉल्यूशन इज यूज्ड, एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है कि विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द कंडीशन ऑफ, या फिर ऐसे करो कि विच सॉल्यूशन यूज फॉर आई इरिगेशन दैट मिमिक्स या एक्ट लाइक नेचुरल टीयर्स। ठीक है। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि नेचुरल आई इरिगेशन के द्वारा अपन यूज कर सकते हैं, आई इरिगेशन के दौरान यूज किया जाता है और वो सेम नेचुरल टीयर की तरह काम करता है। ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, डिस्टिल वाटर, दूसरा है NS,
तीसरा है H2O2 और चौथा है Rl। ठीक है, इसमें से अपन को याद रखना है, ये MCQ पूछा जा सकता है, लेटेस्ट MCQ है। ठीक है, बहुत कम देखने को मिला है, अभी तक किसी एग्जाम में शायद देखने को नहीं मिला है, लेकिन आ सकता है आगे की एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है Rl। ठीक है, यदि Rl ऑप्शन में ना हो तो आपको एक टर्म लिख के देगा वो। टर्म का नाम है बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, BSS करके वो टर्म लिख के देगा। ठीक है, ये भी वो ऑप्शन में हो सकता है Rl के स्थान पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वहाँ की pH को मेंटेन करने में क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन का या फिर Rl का यूज किया जा सकता है। इसके लिए मैंने बताया अभी, जो कि नेचुरल टीयर की तरह काम करता है। एल्कलाइन pH कैसी होती है, जो एल्कलाइन होती है ना, एल्कलाइन पीएच होती है, उस एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये BSS या फिर RL करने का काम करता है। तो इस सॉल्यूशन का अपन यूज कर सकते हैं, जो कि नेचुरल टीयर्स की तरह काम करता है। ठीक है, अगला वो पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है। ठीक है, आप उसका क्या कर रहे हो, इरीगेशन कर रहे हो। ठीक है, ड्यूरिंग इरीगेशन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। पेशेंट कंप्लेन क्या कि उसको क्या हो रहा है, एक तो ब्लड विजन हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है। ठीक है, ब्लड विजन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, और उसको एक तरह से बोले कि ब्लड विजन इरिटेशन, उसको एक तरह से नोजिया फील हो रहा है। ठीक है, या फिर उसको चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या बनती है, वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी इस केस के अंदर, तो हमको याद रखना है, आपको तुरंत ध्यान देना है, स्टॉप द इरीगेशन इमीडिएटली, तुरंत उसको क्या करना है, उसको रोक देना है इरीगेशन को, और आपको डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि भाई इसको इस सॉल्यूशन से क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसको ब्लड विजन हो रहा है, नोजिया जैसा फील हो रहा है, अजीब सी हरकतें वो पेशेंट करने लगा है। तो ठीक है, इसका ये क्या है, एज ए कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये चीज़ डेवलप हो सकती है, एज ए कॉम्प्लिकेशन भी ये चीज़ हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, इमीडिएटली क्या करता है, अटेंशन देना है, पेशेंट की बातों को नकारना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आँख का मामला है। ठीक है, छोटी मोटी माइक्रो टिश्यूज़ का मामला है। ठीक है, तो आज हमने बताया था आई इरीगेशन के बारे में, जितने भी क्वेश्चंस थे जो बन सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। एक चीज़ है कि बफर बोल सकते हैं, मान लो कि दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था केमिकल इंजरी। ठीक है, मैंने बताया था केमिकल इंजरी के केस में अपन कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, RL का, बोला था ना। RL क्या रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उसके बाद NS रहता है, यदि NS भी अवेलेबल है तो क्लीन वाटर यूज़ कर सकते हैं। यदि केमिकल इंजरी का मतलब है कि कुछ थोड़ा बहुत केमिकल स्प्लेशेज उसके अंदर चले गए हैं। ठीक है, यदि मान लो आपको केमिकल का नेचर पता है। ठीक है, केमिकल का नेचर पता है, क्या केमिकल का नेचर कैसे, कि या तो वो एसिड है या वो एल्केलाइन है। ठीक है, तो उसको क्या होती है, पेशेंट को वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होते हैं आई के अंदर, पेशेंट को क्या होता है वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि पेशेंट को क्या हुआ है, केमिकल बर्न हुआ है, किसमें, आई के अंदर। तो पेशेंट को जब केमिकल बर्न हुआ है, इस केस के अंदर अपन को क्या करना होता है, बफर्ड आई सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, बफर्ड आई सॉल्यूशन का यूज करते हैं। बफर का मतलब अपन जानते हैं ना, पीएच को न्यूट्रलाइज करने वाला। ठीक है, पीएच को चेंज करने वाला जो बफर सिस्टम होता है, जैसे ब्लड का बफर सिस्टम होता है, वही जो कि पीएच को, एसिड बेस को बैलेंस करता है। ठीक है, उस तरह का एक सॉल्यूशन होता है, उसको बफर्ड आई सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई इरीगेशन के बारे में थी।
होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लास को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।